हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम यहाँ पे मेंस गाइडेंस प्रोग्राम 2025 को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। ये टोटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये टोटली ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये हमारा जो है यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेगा, जिससे आपको जो है सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे या ओवरऑल आपको एक आइडिया मिलता रहे कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो ये हमारा पहला आज दिन है। इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी क्वेश्चन को रीड करिए तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, और फिर इसके साथ साथ जैसे आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ लेते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप है आपका पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझना। फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, इसके बाद आपको जो तुरंत देखना है कि इसका जो आंसर का जो फॉर्मेट है, आंसर का जो फॉर्मेट है ये कैसा होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपके आंसर में आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पॉइंट लिखने हैं, ये पॉइंट लिखने हैं, और इंट्रोडक्शन में मुझे ऐसे पॉइंट लिखना है और कंक्लूजन में यहाँ से खत्म करना है। और ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतने मिनट में आपको जो है ये क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हर एक एस्पिरेंट को पता होती हैं, होपफुली आपको भी पता ही होगी। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है मुद्रास्फीति को उनके कारणों के आधार पर, यानी कि कीवर्ड क्या है, मुद्रास्फीति है। ठीक है, फिर उनके कारणों के आधार पर, यानी कारण पहला मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर वर्गीकृत करते हुए किसी देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 200, ये यहाँ पे 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। दैट मीन्स ये आपको जो है आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद जो बॉडी पार्ट में है एटलीस्ट इसमें 3 डायमेंशन को कवर करने होंगे। फिर यहाँ पे जो कंक्लूजन है ये आप सबको पता होता है, कंक्लूजन में लिखना है। इंट्रो आपका 30 वर्ड्स का होना चाहिए, 30 वर्ड्स के अराउंड, और यहाँ पे कंक्लूजन भी 30 वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए। ये आप यहाँ पे टोटल जो देखेंगे 60 वर्ड्स अराउंड यही हो गए। फिर जो बाकी के जो शेष है ये आपके जो मेन बॉडी पार्ट में जो है आपका ये जाता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इसमें जो भी अब जैसे कोई डायमेंशन है, जैसे यहाँ पे इस फिगर में बताया गया है, यहाँ पे जो डायग्राम मुद्रास्फीति को कैसे जो है, मुद्रास्फीति कैसे जो है यहाँ पे बेरोजगारी दर को जो कंट्रोल करती है, इसमें भी एक सहायक होती है। तो इस तरीके का जो एनिमेशन है जो आप बनाते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसको देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या रखा है। अब यहाँ पे देखिए केन्स, केन्स आप सबको पता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो केन्स का रेफरेंस लिया जाता है उनके अनुसार। तो यहाँ पे केन्स के अनुसार जैसे आपने लिखा तो आपका ये इंट्रोडक्शन वैलिड हो गया, यानी कि आपने केन्स को कोट किया है। ये एक तरीके से आपको बताता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है इस विषय में। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफिनेशन उन्होंने क्या दिया था केन्स ने, जैसे केन्स अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि जब भी समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति होती है तो वह मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इतनी बात उन्होंने कहा था। और मुद्रास्फीति होती क्या है, मुद्रास्फीति क्या, मुद्रास्फीति के कारण जो है चीजें जो है महंगी हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो है असमानता को भी जन्म देती है। और टोटल अगर देखा जाए तो इसमें से देखा जाए कि ये कुल मिलाकर के असंतुलन की स्थिति को ही ये जो है प्रदर्शित करती है। जैसे कि टोटल जो डिमांड है, जो डिमांड एंड जो सप्लाई है, इन दोनों के बीच में जब गैप आ जाता है तभी जो है इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे हाई होने लगता है। तो यही कह रहे हैं कि इसके अनुसार जब भी समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति में संतुलन असंतुलन की स्थिति होती है तो वह मुद्रास्फीति को जन्म देती है। ये क्या हो गया, ये हमारा जो पहला कीवर्ड था जो इंट्रो में हमें लिखना था, मुद्रास्फीति, यानी कि हमने मुद्रास्फीति को स्पष्ट कर दिया है। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने बताया था 30 वर्ड के अराउंड होना चाहिए, 30 वर्ड से भी कम है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा एक तरीके से इंट्रो हमारा पूरा कंक्लूजन भी अभी हम देखेंगे, इंट्रो हमारे यहाँ पे 30 वर्ड के अराउंड ही है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद लिंक पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है ये भी यहाँ पे देखते हैं। ये मुद्रास्फीति का जो डेफिनेशन ये आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब इसमें कहता है इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी देखिए इसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसे है तो आप यहाँ पे इस प्रकार मुद्रास्फीति को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको शब्दों को भी ऐसे सिलेक्शन करने हैं कि जो हमारे लिए ज्यादा शब्द ना मतलब खर्च करें, एक मिला करके ऐसे शब्द सिलेक्शन करने हैं ताकि जो लिमिटेड काम में ही हमारा जो आंसर है तैयार हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप देखे होंगे कि एक होती है डिमांडफुल यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति, एक होती है कॉस्टफुल मुद्रास्फीति यानी कि जो है लागत जनित जो मुद्रास्फीति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने इनको दो प्रकार से हमने यहाँ पे डिवाइड किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, कारणों के आधार पर वर्गीकृत। अब हमने कारण तो बता दिए, एक तो डिमांडफुल है और एक है कॉस्टफुल। अभी डिमांडफुल कैसे होती है इसको भी हमने यहाँ पे देखिए एक अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे दे दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, सरकारी व्यय में बढ़ोतरी कैसे, जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण के लिए जो प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण है, यानी कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इसके कारण भी लोगों के पास पैसा अधिक हो जाता है, जिससे जो है मुद्रास्फीति को बढ़ने में जो है सहायक देगी। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो वस्तुओं की डिमांड अधिक होगी, और जब भी डिमांड होती है वो उसका डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन जो जो वस्तुओं की जो सप्लाई है वो क्या होती है, वो जो है लिमिटेड होती है, और अचानक से बढ़ी हुई मुद्रास्फीति यही जो है मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहाँ पे आपकी समझ, फिर किसी भी कारण से लोगों की आय में वृद्धि हो जाए, जैसे आय में वृद्धि दे रखा है। उदाहरण के लिए जो सातवां जो वेतन आयोग था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सातवें वेतन आयोग ने जो है यहाँ पे जो आय है उसको बढ़ाने की बात कही थी। तो आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम तो कारण को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, प्लस साथ साथ में एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक एग्जाम्पल भी, तो आपको इस तरीके से डिस्कस करना है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। और भी डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, आप इसको एनिमेशन के थ्रू भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब देखिए ये इतनी जानकारी को आप अगर शब्दों में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा शब्द जो है खर्च हो जाएंगे, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना। फिर यहाँ पे मांग जनक कैसे होगी, जब यहाँ पे जब जनसंख्या में
अचानक से वृद्धि होती है, जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी तो वस्तुओं की डिमांड होगी तो सप्लाई चेन जैसे मैंने पहले ही बताया ये लिमिटेड होता है। तो ये क्या हो जाए यहाँ पे जो है मुद्रास्फीति को जन्म देगी, मांग मुद्रास्फीति को जन्म देगी। फिर यहाँ पे जो करों में कटौती यानी कि जो टैक्सेस हैं उनमें कटौती करती जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनमें कटौती की जाती है तो जैसे मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का टैक्स देता था, अगर उस पे 100 रुपए के टैक्स को गवर्नमेंट ने कट करके 10 रुपए का छूट दे दिया तो अब उसके पास क्या है, वो 100 रुपए देता था तो उसके पास 10 रुपए की अतिरिक्त जो लिक्विडिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जब अतिरिक्त लिक्विडिटी होगी तो वो जो है सप्लाई चेन को बाधित करेगा यानी कि डिमांड को क्रिएट करेगा। जब लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो डिमांड को क्रिएट करेगा, तो ये भी हमारा एक मांग जनित कारण होता है। ठीक है, बाकी ये जिसका अभी आंसर है बहुत ही अच्छा है, ये हमारा डे पहला इस तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लागत जनित में क्या है, उद्योगों में जो अतिरिक्त जो व्यय जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बिजली हो गया, पानी इत्यादि। कई बार क्या होता है, बिजली जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली है, ठीक है, बिजली के कारण क्या होता है, जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर इसकी भी व्यवस्था करनी होती है, सिर्फ ही करना होता है, जैसे लाइट की व्यवस्था नहीं है, कई ऐसे जो है उद्योग है जहाँ पे जो है लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ पे जो है जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, ये अतिरिक्त लागत को जो है जन्म दे रहा है, तो ये लागत जनित मुद्रास्फीति में काउंट होगा। ठीक है, फिर यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये मांग जनित। जैसे बाढ़ आ गई तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ये जो है बाधित हो जाएगा। ठीक है, भूस्खलन हो जाएगा, इससे भी ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है ये भी बाधित हो जाता है, सड़कें बाधित हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, ये सारे जो कारण है ये मुद्रास्फीति को जो है प्रेरित करते हैं। तो आपको इतने में ही आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि मुद्रास्फीति के कारण भी हमने डिस्कस कर लिया, मुद्रास्फीति क्या होती है ये भी देख लिया। ठीक ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए हमने 3 डायमेंशन को कवर किया, मुद्रास्फीति, कारण और फिर कारण के अंदर जो कौन-कौन से कारण होते हैं, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुद्रास्फीति के जो प्रभाव होते हैं कहाँ पे, अर्थव्यवस्था पे, इस पे देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कनेक्टिंग पैरा लिखा गया है, उपरोक्त यानी कि ये जो ऊपर जो कारण लिखे गए हैं, उपरोक्त कारणों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों में देखा जा सकता है। इस तरीके से आपको देखना है, कनेक्टिंग पैराग्राफ इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे सकारात्मक को देखिए, यहाँ पे बॉक्स के अंदर बना दिया गया है और नकारात्मक को बॉक्स के अंदर बना दिया गया है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है सकारात्मक के नीचे हमने एक एरो बना करके इस तरीके से क्वेश्चन का जो आंसर है ये व्यक्ति यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सकारात्मक कारण में क्या होगा, जैसे मांग जब अधिक होगी तो उद्योगों के द्वारा जो उद्योग है, पर्टिकुलर जो उद्योग है, उन्हें क्या है, एक तरीके से वस्तुओं और जो सेवाओं का जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी क्या मांग अधिक होती है, जिससे क्या होता है, उनकी जो है मांग अधिक होने के कारण वो जो उत्पादन को जो है प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है और वो जो है ये एक तरीके से सकारात्मक प्रभाव में आता है। फिर ठीक है, नायरे बिंदु तक मुद्रास्फीति यानी कि नायरे बिंदु अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे हालांकि डिस्कस करने का समय नहीं है, लेकिन नायरे बिंदु होता है वहां तक जो है एक मुद्रास्फीति जो होती है, नायरे बिंदु तक बेरोजगारी दर को भी यहाँ पे नियंत्रित करने में मदद करता है। जैसे आप यहाँ पे एक बेरोजगारी दर ये है और मुद्रास्फीति की दर यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक जो है बनाया गया, ये ए है तो ये बिंदु। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने में एक सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या है, नवाचार को बढ़ावा देती है, जैसे उत्पादन अधिक करना है तो नवाचार को बढ़ावा देगा, क्यों, क्योंकि डिमांड अधिक है। ठीक है, पूंजी के जो व्यय है या जो बचत है उसको उसका जो विरोधाभास होता है, जैसे कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि हम खर्च करें या ना खर्च करें, तो उसके एक विरोधाभास को जो है कम करता है। तो ये हमारे एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में हमने इनको डिस्कस किया है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे अगला सकारात्मक प्रभाव क्या है, मांग अधिक होने से उद्योगों में निवेश को जो है ये बढ़ावा देती है। ठीक है, जब मांग अधिक होगी तो जो है निवेश को तो जाहिर सी बात है कि प्रोत्साहन मिलेगा ही। अब यहाँ पे देखिए नकारात्मक जो प्रभाव है इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, जो मुद्रास्फीति होती है देश से जो है निवेश को जो है कम आकर्षित करती है, जैसे कि यहाँ पे जो एफडीआई है, ठीक है, या एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है, ये जो है कम आकर्षित होते हैं। क्यों, क्योंकि हाई, इसका कारण क्या होता है, जो यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी होती है वो पर्टिकुलर उस उद्योग की रेटिंग जो है डाउन कर देती है, जिससे कारण क्या होता है, उन्हें जो है निवेश कम आकर्षित होता है। ठीक है, फिर व्यापार घाटा अधिक होने की संभावना होती है, ये तो आप सबको पता ही, अगर आपने मुद्रास्फीति पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे क्या है, आयात महंगा हो जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुद्रास्फीति अधिक होती है तो यहाँ पे आयात महंगा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के लिए भी यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे भारत क्या करता है, भारत अपनी जो टोटल जो एनर्जी है, यानी कि जो टोटल जो एनर्जी है उसका 83% जो क्या विदेशी जो आयात पर निर्भर करता है, जैसे कि रूस हो गया, ईरान हो गया और अदर कंट्री है, सऊदी अरब हो गया, इनसे क्या करता है भारत जो है कच्चा तेल आयात करता है, प्रोसेस करता है, फिर इसके बाद अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आयात भी यहाँ पे महंगा हो जाता है। ठीक है, फिर रुपए की जो क्रय शक्ति है ये भी यहाँ पे कमजोर हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि रुपए की क्रय शक्ति जो है वर्तमान में देखेंगे तो 80 रुपए से भी अधिक हो गई है। तो ये क्या है, रुपए की क्रय शक्ति कमजोर होती है। ठीक है, समाज के जो निचले तबके जो होते हैं, जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं, उन वो जो है क्या होते हैं, उनकी आय कम होने के कारण वो भी एक तरीके से गरीबी की ओर जो है और आगे अग्रसर हो जाते हैं, यानी कि गरीबी और जो गैप है ये बढ़ता रहता है। तो ये नकारात्मक प्रभाव होते हैं मुद्रास्फीति के। ठीक है, हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो अभी एक भी इस क्वेश्चन में एक भी समझ में ये नहीं आया कि किस कैसे जो है हमें डाइवर्जेंस इसमें नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कंक्लूजन लिखा गया है। कह रहा है इस प्रकार केंद्रीय बैंक यानी कि जैसे भारत की अगर बात करते हैं आरबीआई, ठीक, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर, निर्धारित सीमा क्या है ये आप सभी को पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो पूरा एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे निर्धारित सीमा के भीतर मुद्रास्फीति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति तथा मुद्रा
स्फीति लक्ष्यीकरण, यानी कि जो मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, ये जो टारगेट है इसको भी निर्धारित किया जाता है। या फिर इसके साथ-साथ जो एफआरबीएम अधिनियम जो 2003 का है, यानी कि देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, मौद्रिक नीति, फिर यहाँ पे मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और यहाँ पे एफआरबीएम, ये सारे जो मिल करके जो है मुद्रास्फीति को भारत में मध्यम स्थिति को बनाए रखने में भूमिका अदा करते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से केन्स के अनुसार से शुरू किया गया था और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, एफआरबीएम एफआरबीएम और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन टारगेट है, इन सब के साथ यहाँ पे आंसर को खत्म किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे कंक्लूजन लिखा गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को लिखने होते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा डे 2 होगा, उसमें हम देखेंगे कि डे 2 में हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम दिए हैं उसका आंसर कैसे लिखा गया है।